नमस्कार, मैं हूं रीनू। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से थोड़ी जुदा होती हैं और खबरों की भीड़ में ये खबरें होती हैं जरा हटके। तो आज के इस खास शो में आपके लिए बहुत कुछ खास बताएंगे। भगवान शिव के भक्तों को कब मिल रही है राहत और कहां भगवान शिव की वो अदालत है जहां होता है फैसला ऑन द स्पॉट। और इसके साथ ही भारतीय रेलवे के ही उस कीर्तिमान के बारे में बताएंगे जिसकी चर्चा देश में हो रही है। पिथौरागढ़ के गर्भयांग गांव का दर्द भी आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे आखिर क्यों पर्यटन के नगरी नैनीताल में मायूसी पसरी हुई है। और इन खबरों के साथ ही घाटशिला और ओडिशा के जोश से भर देने वाली खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। देश के कोर्ट कचहरी में करोड़ों मामलों की फाइनल सुनवाई की आस में धूल फांक रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में एक अदालत ऐसी भी है जहां आज तक एक भी मामला पेंडिंग नहीं है। इतना ही नहीं, इस अदालत के फैसले पर ना ही कोई अपील करता है और ना ही कोई शिकायत, क्योंकि यहां खुद भगवान भोलेनाथ ही फैसला सुनाते हैं। ये नजारा रतलाम के सिमलावदा गांव की उस कोर्ट का है जिसके फैसले पर आज तक किसी ने कोई अपील नहीं की, किसी ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया। अपील भी करे कैसे, क्योंकि यहाँ खुद लगती है भगवान भोलेनाथ की अदालत और भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानकर फैसला सुनाया जाता है। सिमलावदा के लोगों की भगवान भोलेनाथ की कोर्ट में ऐसी अटूट श्रद्धा है कि यहाँ सुनाए गए फैसले को भगवान भोलेनाथ का ही फैसला माना जाता है। लगातार 27 साल से 108 सदस्यों वाली समिति के सदस्य आपसी सहमति से भगवान शिव को साक्षी मानकर घर के आपसी विवाद का मामला हो या फिर खेती से जुड़े विवाद, पैसे के लेन देन का मसला हो या फिर मार पिटाई का मामला, सर्वमान्य फैसला सुनाते हैं। हमारे यहाँ की जो मूर्ति है ये बहुत ही चैतन्य है और ये स्वयंभू है पूरे। और यहाँ पे करीब यहाँ नहीं बाहर दूर दूर से भी इनके प्रति लोगों की आस्था है और यहाँ पे जो भी आता है उसका मन एकदम निर्मल हो जाता है। जो भी आपराधिक वगैरह कोई भी गांव में ऐसी गतिविधियाँ होती है, ज़मीन से संबंधित हो, खेतीबाड़ी मतलब हो, रास्ते की हो, अपने पारिवारिक हो, जो भी विवाद होता है छोटा मोटा, वो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ समिति बनी हुई है, वरिष्ठ जन है हमारे यहाँ। करीब करीब प्रत्येक घर से यूँ समझ लीजिए आपके सभी यहीं जुड़े हुए हैं और 108 सदस्यों की एक समिति है। तो यहाँ पे जो भी फैसले आते हैं वो उसको सर्वमान्य मानते हैं लोग। और ये समिति बनी और 27 साल हो गए हैं और 27 साल से ये ऐसा प्रकरण आता है और यहाँ निपटारा होता है। तो कई एक केस थाने में जाना, कोर्ट में जाना बंद हो गए हैं। मौके पे जाके देखते हो कि जमीनों के विवाद होते हैं? हाँ, मौके पे जाते हैं, समिति फैसला कर देती है कि अमुक अमुक 2 आदमी जाएंगे और वहाँ का मुआवजा करके देख के हमको आके बताएंगे और यहाँ के बताते हैं, फिर उस हिसाब से हम निराकरण कर देते हैं। मंदिर के इस समिति में गांव के बुजुर्गों के साथ पढ़े लिखे युवा भी शामिल हैं, जो सभी तथ्यों को परख कर जरूरत पड़ी तो मौके पर जाकर तहकीकात कर फैसला सुनाते हैं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के कोर्ट से आए फैसले को ही आखिरी फैसला मानकर सारा विवाद खत्म कर दिया जाता है। कमी आई, सब 80% कमी आई है और 27 से 28 साल से ये चल रहा है। और यहाँ सबकी ऐसी आस्था है कि जैसे जो भी आता है भगवान के दर्शन करते हुए मतलब हो जाता है कि नहीं यार यहाँ बिल्कुल व्यवस्थित काम है और वो कभी नहीं जाता, ना तो कोर्ट जाता ना थाने जाता है। भगवान भोलेनाथ की इस अदालत में ना ही तारीख पर तारीख मिलती है और ना ही फैसले एक तरफा होते हैं। यही वजह है कि बाबा के इंसाफ में लोगों की आस्था दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए रतलाम से संवाददाता सुधीर जैन की रिपोर्ट। लगता है कि बाबा भोलेनाथ के भक्तों पर कृपा बरसी है। भगवान शिव का प्रिय माह सावन 6 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इस प्रिय माह में बाबा के भक्तों को अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए महाकालेश्वर मंदिर में कुछ सहूलियतें मिलने जा रही हैं। वैसे तो हर बार उज्जैन को सावन महीने का इंतजार रहता है, और हर श्रद्धालु को महाकाल के दर्शन का
लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं। करीब 84 दिनों तक बंद रहने के बाद अनलॉक 1 में उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया गया है। सीमित मात्रा में श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत मिली है, लेकिन 6 जुलाई से भगवान शिव का सबसे प्रिय माह सावन शुरू होने जा रहा है और इस महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। भक्तों की इस बड़ी संख्या और कोरोना संक्रमण से भक्तों को बचाने के लिए महाकाल मंदिर समिति ने ये फैसला किया है कि इस बार सावन के पहले सोमवार यानी 6 अगस्त से महाकाल मंदिर में दर्शनार्थियों को सुबह 5:30 बजे से ही प्रवेश मिलेगा, जो रात 8 बजे तक जारी रहेगा। समय के बढ़ने से अब सावन के दौरान हर रोज करीब 10,000 भक्त महाकाल के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। सावन मास में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है, इसीलिए हम लोग जो घंटे हैं दर्शन के वो बढ़ाने जा रहे हैं। अब दर्शन का समय पहले जो 8 बजे से लेके शाम तक रहता था, 7 बजे तक रहता था, अब उसको हम सुबह 5:30 बजे से लेके रात के 8 बजे तक हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि MHA की गाइडलाइंस का पालन भी हो जाएगा और अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को हम लोग दर्शन करा सकेंगे। अभी जो 3-4 हजार श्रद्धालुओं को हम लोग दर्शन करा रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है कि इन समयावधि को बढ़ाकर हम लोग लगभग 10,000 श्रद्धालुओं को सावन माह में दर्शन करा पाएंगे। यही नहीं, कोरोना संक्रमण और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए महाकाल मंदिर में निकलने वाली सवारी में भी श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं देने का फैसला लिया गया है। और तो और वर्षों पुराने परंपरागत महाकाल की सवारी के रूट में भी बदलाव किया गया है। यही नहीं, सावन में ही आने वाली नाग पंचमी पर साल में एक बार खुलने वाला नागचंद्रेश्वर मंदिर भी इस बार श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुल पाएगा। लेकिन इस व्यवस्था के बाद भी भक्तों को निराश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन और सावन महीने की सभी सवारियों का दर्शन श्रद्धालु घर बैठे ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकेंगे। क्योंकि पारंपरिक जो हमारा सवारी मार्ग है, अगर हम लोग उस का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से जो आम जनता है, जो श्रद्धालु हैं, उनको रोकना मुश्किल होगा। वो लोग सवारी में शामिल होने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो पाएगी। और जो परंपराएं रही हैं वो ये दर्शाती हैं कि इसमें जो हमारा सवारी है उसके मार्ग से अधिक जो रामघाट पर पूजन होता है उसका अधिक महत्व होता है और जो यहाँ पर पूजन होता है उसका अधिक महत्व होता है। इसीलिए हम लोगों ने मार्ग में संशोधन किया है। कोरोना की मार कांवड़ यात्रा पर भी पड़ी है। इस बार सावन में किसी भी प्रकार की कांवड़ यात्रा को उज्जैन में प्रवेश नहीं करने के लिए उज्जैन कलेक्टर ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। कुल मिलाकर सावन में बाबा के भक्तों को कुछ सहूलियतों के साथ घर बैठे दर्शन का लाभ मिलने जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से हर साल सावन माह में निकलने वाली सवारी इस बार बदली सी नजर आएगी, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि कोरोना वायरस के चलते इस बार जो 6 अगस्त से जो पहली सवारी सावन के माह में निकलने वाली है, इस बार इन पूरी सवारियों में जितनी भी सवारियां निकलेगी उसमें श्रद्धालुओं का प्रवेश नहीं मिलेगा। और जो श्रद्धालु बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन करना चाहते हैं वो अपने घर बैठ के ही सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा एक बड़ा निर्णय और लिया गया है कि जो महाकाल मंदिर का जो पहले जो समय था 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, उस निर्णय को भी बदलकर अब सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा एक बड़ा निर्णय और लिया गया है कि जो श्रद्धालु के साथ साथ भजन मंडलियां पहले शामिल हुआ करती थी सवारी में, वो भजन मंडलियां भी अब जो है महाकाल मंदिर की सवारी में शामिल नहीं हो पाएगी। कुल मिलाकर ये कि कोरोना वायरस के चलते इस बार जो बाबा महाकाल की सवारी है वो बहुत कुछ बदली सी नजर आने वाली है। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। कोरोना काल के बीच भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड बना दिया है। रिकॉर्ड एक साथ 3 लोडेड मालगाड़ी को चलाने का। सुपर एनाकोंडा नाम से जानी जाने वाली 174 डिब्बों वाली इस तरह की मालगाड़ी देश की पटरियों पर पहली बार सरपट दौड़ी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल ने भारतीय रेलवे का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 3 लोडेड मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर रिकॉर्ड समय में उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाकर कीर्तिमान बनाया है। एक के बाद एक आपस में जुड़ी 174 वैगनों वाली ऐसी मालगाड़ी को रेलवे ने सुपर एनाकोंडा नाम दिया है। 15,000 टन से ज्यादा क्लिंकर से लोडेड ये स्पेशल रैक लजकुरा स्टेशन से चक्रधरपुर स्टेशन तक चलाई गई।
और मात्र एक लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गार्ड ने इसे ऑपरेट किया। भारतीय रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि इतने कम क्रू मेंबर के साथ 3 लोडेड मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर सफलता के साथ चलाया जाए। खास बात यह थी कि तीनों मालगाड़ियों को जोड़ने के दौरान कुल 6 इलेक्ट्रिक इंजन में सबसे आगे के इंजन में लोको पायलट और सहायक लोको पायलट थे। बाकी के 5 इंजन के पावर चालू थे और उसमें कोई पायलट या सहायक लोको पायलट नहीं था। वैगन के खत्म होने के बाद सिर्फ गार्ड का डिब्बा था। ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें कि पहली बार 3 लोडेड गुड्स ट्रेन को एक साथ जोड़ करके चलाया गया है। पहले भी हम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 3 रेक को एक साथ जोड़ के चलाते थे, जो कि एनाकोंडा रेक से नाम चलती थी और जो कि एम्प्टी रेक हुआ करते थे। लेकिन इस बार बिलासपुर डिवीजन में लजपुरा में 3 कोल क्लिंकर लोड्स ट्रेन को एक साथ जोड़ के चलाया गया, जो कि राउरकेला तक चली। यह कुल इसमें 174 वैगन्स थे, जिसमें कि G9 पावर लगा हुआ था। इससे पहले इस तरह की सुपर एनाकोंडा गाड़ी को खाली रैक के साथ चलाया जा रहा था, लेकिन देश में पहली बार इस तरह लोडेड वैगनों की रैक पटरी पर सरपट पड़ी है। इस तरह से मालगाड़ी को चलाने के अपने फायदे हैं। क्रू सेट की बचत के साथ ही रेलवे ट्रैक का भी सही इस्तेमाल होता है। समय की बचत के साथ ही उपभोक्ताओं को जल्दी डिलीवरी भी मिलती है। इसमें जो अपने को सबसे मुख्य जो फायदा है वो है कि कंजेशन से निजात मिलेगा। जो पाथ की दिक्कतें होती है वो पाथ की दिक्कतें इसमें नहीं होगी, टाइम बचेगा, इसकी स्पीड मेंटेन रहती है, पाथ बचता है। जो हमारे मैन पावर लगते हैं, क्रू गार्ड्स, वो मैन पावर बचते हैं। इसके अलावा ही अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे पॉइंट्समैन, जो हमारे स्टेशन मास्टर्स की भागीदारी होती है, निश्चित रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इसमें कम भागीदारी रहेगी। कुल मिला के कम मैन पावर में हम अधिक काम कर सकेंगे। सुपर एनाकोंडा गुड्स मालगाड़ी चलाकर रेलवे ढुलाई में पहले स्थान पर चल रहे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इस तरह का कारनामा कर अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ी है। कम मैन पावर और कम समय में अधिक काम करने का भारतीय रेलवे का ये प्रयोग अपने आप में नया है। इस तरह के नए प्रयोग से कोयले और खाने पीने के सामानों की तेज ढुलाई होगी। न्यूज़ 18 के लिए बिलासपुर से संवाददाता संजय मानीपुरी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है। इस बीच अगरतला में एक इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाया जा रहा है, जिसके पहनने से वायरस मर सकता है। तस्वीरों में देखिए, यह शख्स कुछ बना रहा है। आपको लग रहा होगा या टीवी या फिर इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की रिपेयरिंग की दुकान होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गौर से देखें तो मास्क दिख रहा होगा, जिसमें तार और बैटरी लगे हैं। दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक मास्क है, जिससे कोरोना वायरस का खात्मा किया जा सकता है। मैंने सोचा यार इतना बड़ा कोरोना ये अफेक्ट कर रहा है, इसके लिए कुछ किया जाए। फिर मेरे दिमाग में मैंने देखा कि एक मास्क जो है, ऐसा मास्क अगर बना सकते हैं जो कोरोना को मार सके, क्योंकि बाजार में जितना भी मास्क आया हुआ है या पीपीई किट जो भी है, वो सारा कोरोना को प्रोटेक्ट करता है, कोई मारता नहीं है। इसे बनाने के लिए मोबाइल की बैटरी और साधारण तांबे के तार का इस्तेमाल किया गया है। अगर वायरस इसके संपर्क में आता है तो यह खत्म हो जाएगा। इसे बनाने में ज्यादा खर्च भी नहीं, करीब 350 रुपए आए हैं। जैसे मैंने मल्टीलेयर, अभी तो मैंने मल्टीलेयर बनाया है, तो उसको मैंने जोड़ा, अंदर बैटरी, मोबाइल का बैटरी डाला, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डाल के उसको रेडी किया है। और ये जो है बहुत बढ़िया काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोरोना वायरस जरूर मरेगा। को अगर करना है आगे तो फिर गवर्नमेंट का हेल्प चाहिए। और ये जो मास्क है, इसका मान लीजिए प्रोडक्शन कॉस्ट का जो आपने पूछा था, लगभग 300-350 रुपये मेरा खर्चा आया है। हमारी जिंदगी में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मास्क मददगार साबित हो रहा है, लेकिन हम मास्क के जरिए वायरस से बच सकते हैं, वायरस का खात्मा नहीं कर सकते। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मास्क बन जाता है तो जाहिर है कि कोरोना की जंग जीतने में यह मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का गर्बयांग गांव सुनसान है। चीन और नेपाल बॉर्डर से सटा ये गांव कभी इंडो चाइना ट्रेंड का केंद्र होता था, लेकिन पलायन की मार ने किसी दौर में मिनी यूरोप कहे जाने वाले गर्बयांग गांव में वीरानी फैला दी। सांप जैसी सर्पीली सड़क के किनारे 10,500 फीट की ऊंचाई पर बहती काली नदी, इसी काली नदी की तलहटी में बसा गर्बयांग गांव अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। गर्बयांग गांव की वादियों में सन्नाटा चीर रहा है और पलायन ने बची कसर पूरी कर दी। कभी आर्थिक तौर पर संपन्न ये गांव तिब्बत के साथ होने वाले व्यापार का केंद्र बिंदु हुआ करता था। आलम तो ये था कि ब्रिटिश हुकूमत में इसे मिनी यूरोप का दर्जा हासिल था, लेकिन 1962 की चीन से हुई लड़ाई के बाद यहाँ की खुशहाली को नजर लग गई। इसके बाद 1976 से भूधसाव के चलते यहाँ के आधे से ज्यादा परिवारों ने पलायन को अपनी किस्मत माना। आज इस गांव में ना तो संचार के साधन है और ना ही बिजली पानी के इंतजाम। स्वास्थ्य सेवाओं का नाम तो यहाँ बचे रह गए लोग तो जानते भी नहीं। दिक्कत तो बहुत है यहाँ पे। 1976 में भूस्खलन हुई थी, उस समय धस गई थी थोड़ी थोड़ी करके। और फिर उसका पलायन हेलन हो ही रहा है और सरकार को इसको और ध्यान देना चाहिए कि पलायन हेलन को रोके, यहाँ की विकास करे। अब तो रोड आ चुकी है, यहाँ सेब अच्छे होते हैं, गोभी अच्छी होती है, यहाँ की आलू हालू फेमस होती है। लाइट की सुविधा भी इतनी नहीं है, लोग बस काम चलाने के लिए अपने घर से बैटरी सोलर वाला टाइप का यूज़ किया जाता है। फिर फोन वोन का व्यवस्था नहीं है, ताकि लोग बाग फोन वोन करे तो घर से काफ़ी किलोमीटर दूर चल के आना पड़ता है। नेपाली नेटवर्क यूज़ किया जाता है जहाँ। पलायन के दंश के मारे गर्बयालों के 400 परिवार देश दुनिया में फैले हैं और गांव में सिर्फ 146 ही स्थायी तौर पर रहते हैं। लिपू लेक तक सड़क बनने के बाद ये इलाका पहली बार सड़क से जुड़ा, लेकिन संचार के लिए यहाँ के लोग आज भी नेपाल पर निर्भर हैं। आज भी यहाँ के लोगों को एक अदद फोन कॉल करने के लिए 6 किलोमीटर का सफर तय कर चिया लेक पहुँचना पड़ता है। फिलहाल लिपू लेक तक सड़क बनने के बाद ये उम्मीद जरूर जगी है कि यहाँ से पलायन कर चुके परिवार घर वापसी करेंगे। अभी जो रोड का निर्माण कार्य बीआरओ के माध्यम से किया जा रहा है, उसके बनने के उपरांत उसमें और भी सुविधाओं का हम लोग प्रयास करेंगे और वहाँ पर जो भूधसाव हो रहा है या जो कटाव हो रहा है उसके लिए भी रोकथाम के लिए हम कार्रवाई करेंगे। बॉर्डर के पहली सुरक्षा पंक्ति ना चाहते हुए भी भूधसाव और उपेक्षा के चलते पलायन को मजबूर है। चीन और नेपाल के साथ चल रहे तनाव को देखते हुए उम्मीद जगी है कि सरकारें बॉर्डर की रौनक वापस लाने के लिए गंभीर कोशिशें करेंगी और फिर से गर्बयाल गांव को उसका खोया गौरव मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से संवाददाता विजय वर्धन उत्प्रेती की रिपोर्ट। कोरोना काल में पर्यटन की नगरी नैनीताल और यहाँ की नैनी झील के किनारे बना माल रोड सब वीरान है। अनलॉक 2.0 में भी जब नैनी झील में वोटिंग की इजाजत नहीं मिली तो पर्यटकों से लेकर बोटिंग के कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे पर मायूसी तैर गई। पहले जब हम आते थे तो काफी रौनक रहती थी, यहाँ पे वोटिंग करते थे। अब बिल्कुल शांत है, कोई दिख नहीं रहे, इंसान भी नहीं दिख रहे ज़्यादा, तो काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि पहले आते थे हम वोटिंग करते थे, लेकिन इस बार वोटिंग का मौका नहीं मिल पाया, तो इस बात का दुख है। हमने सोचा था कि हम वोटिंग ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर अनलॉक हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वोटिंग अभी नहीं है और मार्केट वगैरह भी इतना ज़्यादा नहीं लगे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सुनसान लग रहा है। हमें उतना इंजॉय हम नहीं कर पाए जितना हम पहले करते थे। नैनीताल और नैनी झील के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की वादियों की ठंडी आबोहवा और खूबसूरत झील में बोटिंग का लुत्फ सैलानियों को तरोताजा कर देते हैं। लेकिन अनलॉक 2.0 में भी जब झील में नाव नहीं उतरी तो रोजी रोटी कमाने वालों पर असर पड़ने लगा। नैनी झील में करीब 220 नावों का संचालन होता है और 2000 से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी भी इससे जुड़ी है। 22 मार्च से नैनी झील में नाव नहीं चली है और कारोबारियों को अब घर चलाने की चिंता खाई जा रही है। शाम की रोटी चलाना मुश्किल हो जा रहा है। सरकार ने जो राहत दी, एक बार में 8 से 10 किलो सामग्री दी, मतलब 3.5 महीने में, उससे मतलब परिवार नहीं चल पाता है। और हम सरकार से यही गुहार करते हैं कि मतलब हमारी नाव खोल दी जाए, जबकि पर्यटक यहाँ आ रहा है, 4 जने साथ में घूम रहे हैं तो बोट में भी 4 जने बैठ सकते हैं। ठीक पर्यटन सीजन में पड़े कोरोना की मार ने पर्यटन से जुड़े कारोबारियों की कमर तोड़ कर रख दी है। सरकार से भी आस खो बैठे इन कारोबारियों ने किस्मत के भरोसे फैसले को छोड़ दिया है।
उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर नैनीताल में पर्यटकों की आमद खुशहाली के दिन लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। घाटशिला के नक्सल प्रभावित गांव गोडाझोर के लोग सिंचाई को लेकर पानी के लिए बीते 6 महीने से जद्दोजहद कर रहे हैं। जब इनकी गुहार नहीं सुनी गई तो गांव वालों ने खुद अपने हाथों से अपनी तकदीर बदलने की सोची। श्रमदान कर 2 पहाड़ों के बीच चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है। मंजिलें बड़े जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां किश्तियां जिद पर होती हैं। गालूडी के बाघुड़िया पंचायत के गुड़ाझोर गांव के ग्रामीण इन दिनों श्रमदान से 2 पहाड़ों के बीच सिंचाई के लिए चेक डैम बनाने में लगे हैं। बीते 6 माह से ग्रामीण अब तक 8 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा पत्थरों का बांध बना चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर करना पड़ता है। यदि ये डैम पूरी तरह से बन जाता है तो करीब 3 किलोमीटर लंबी दूरी तक पानी का जमाव होगा, जिससे हमेशा के लिए सिंचाई की समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी स्थिति पानी हम लोग रुक थम नहीं पा रहा है, इसीलिए हम लोग का नहीं होने से ये पानी बह के चल जाता है। पानी इसी को हम लोग रुक ना पा सकता है कि पानी रुक देगा, यहाँ डैम बन जाएगा तो हम लोग का आम पब्लिक जितना है गांव का सभी लोग बोलेगा कि हाँ यहाँ बन जाए तो हम लोग का विकास होगा। ग्रामीणों ने बताया कि स्वर्ण रेखा परियोजना से कैनाल बनाया गया है, लेकिन गांव के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। लिहाजा गांव वाले खुद ही पहाड़ों को बांधकर चेक डैम बना रहे हैं। ये निसी झरना है और जो हम लोग खड़ा है ये डोमजका है, और ये डोमजका में काफी दिन से गुड़ाझोर गाँव के लोग प्रयास कर रहा है कि यहाँ चेक डैम हो, और सही में यहाँ चेक डैम अगर हो जाता है गुड़ाझोर गांव के अलावा पूरा पंचायत के लोग यहाँ का पानी मिलेगा। इस पंचायत में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कई बीघा खेत होने के बावजूद सिंचाई के अभाव में दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी करने को विवश हैं। लोगों का कहना है कि सिंचाई के लिए 2 पहाड़ों को बांधकर चेक डैम बना दिया जाए तो गाँव का एक भी युवक काम के लिए कभी पलायन नहीं करेगा। जितना प्रवासी मजदूर है इसमें सबको पानी रहने से खेती किया जाएगा और उन लोग बाहर काम करने नहीं जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने ठीक ही कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आखिर ग्रामीण सरकारी मदद की कब तक प्रतीक्षा करते, लिहाजा इसको अंजाम तक पहुंचाने का खुद ही बीड़ा उठा लिया। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। ओडिशा के नयागढ़ की उप जेल के अधीक्षक ने कैदियों की मदद के लिए एक अनोखी पहल की है। अधीक्षक ने जेल के एक बड़े हिस्से को बगीचे में बदल दिया है। सब्जियों और फलों से खिलखिलाता ये बागीचा ना तो किसी किसान का है और ना ही किसी जमींदार का है। ये बागीचा है नयागढ़ के एक सब जेल का। जेल में बागीचा बनाने की ये अनोखी सोच जेल अधीक्षक की है। उन्होंने कैदियों को प्रोत्साहित करने के लिए जेल के एक हिस्से को उद्यान में बदल दिया है। एक बार जब किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होता है और उसके परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। यदि वे जेल के बागीचे में कार्य करने में व्यस्त हो जाता है तो उसे प्रोत्साहन मिलेगा। लोकल पोस्ट ऑफिसेस जेल अधीक्षक की इस पहल से न सिर्फ कैदियों बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक फायदा पहुंचेगा। प्रोत्साहन स्वरूप मिलने वाली धनराशि को स्थानीय डाकघर में उनके बचत खाते में जमा किया जाएगा। इस राशि के माध्यम से उनके परिवार के सदस्य लाभान्वित होंगे और जब इन दोषियों को रिहा किया जाएगा तो वे एक ऐसे मंच पर होंगे जहां वे काम करने या कमाने में सक्षम होंगे। जेलर बलवंत राय की ये कोशिश कैदियों को जेल के भीतर मेहनत करने का गुर ही नहीं सिखाती बल्कि रिहाई के बाद जिंदगी को मुख्य धारा से जोड़ने और मेहनत से पैसा कमाने की बेशकीमती सीख भी देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ खबरें जरा हटके में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।